हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि इस वीडियो में हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि न्यूमेरिकल भी बहुत सारे भर भर के एग्जाम में दिए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं वन शॉट कंप्लीट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक्स आ गया तो मैं इस वीडियो का नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वो भी अनाउंस करके, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, कोई भी पेड कोर्सेज आपके लिए प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल सभी के सभी फ्री होंगे। और अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे आज के बाद कभी भी आप देखोगे कंटेंट हमेशा आपको फ्री रहेंगे, कोई भी परचेजिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। हाँ, आने वाले टाइम में नोट्स को परचेजिंग किया जा सकता है, बट जो भी वीडियो लेक्चर होंगे वो ऑल फ्री होंगे, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल अकेला काम करता हूँ इस पूरे यूट्यूब के चैनल पे, अकेले एडिटिंग वगैरह सारा करता हूँ। तो ये भी जो भी होगा कंटेंट वो आपको फ्री में ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला टॉपिक ही है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? देखो, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझ गए आप तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप बता ले जाओगे। ठीक है, चार्ज से पहले आपको समझना पड़ेगा आयंस क्या होता है। देखो, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना। और ये भी आपको पता होगा कि प्रोटॉन बराबर कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक बता दो कि अगर एक प्रोटॉन की कमी हो गई तो ज़्यादा कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा ना। वैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो ज़्यादा कौन हो जाएगा? फिर प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि अगर एक की कमी होगी तो दूसरा हावी हो जाएगा, और अगर पहला वाला कमी हो गया तो दूसरा वाला हावी हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो पूरा का पूरा चार्ज कैसा हो जाता है? आयनाइज्ड होता है, बट पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा, अगर मान लो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन निकल गया तो कौन ज़्यादा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन। बट प्रोटॉन नहीं निकलता है। देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके पास आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यानी जो भी एटम है वो आयनाइज्ड तो होगा बट निगेटिवली होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्रोटॉन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन तो अकेले निकलेगा नहीं, या तो एक निकलेगा या दो निकलेगा या तीन निकलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी आधा नहीं निकलता, 3/2 निकलता, 5/3 नहीं निकलता, ऐसे अमाउंट में नहीं निकलेगा। निकलना होगा तो 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे निकलेगा। तो मान लो सपोज दैट हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इसी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज समझ में आ गया। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ चार्ज नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो प्रॉपर्टी कहता है कि इस एटम को या सब्सटेंस को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि वो या तो अट्रैक्शन फील करेगा या तो रिपल्सन फील करेगा। उस सब्सटेंस को ही तब क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। यानी कि वो सब्सटेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम में तो लिखना है तो डेफिनेशन तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फिनोमेना इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। चार्जेस आर टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। आपने देखा पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। निगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सिस में आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको चार्ज करते कैसे हैं? आखिर में हमने जो चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रॉन आया इलेक्ट्रॉन गया, ये आया या गया कहाँ से, कैसे होता है फिनोमेना? तो देखो, ये बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है तभी क्या होता है? वो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होता है, यानी कि चार्ज हो गया या फिर डिस्चार्ज हो गया। लेकिन ये भी फिनोमेना कब होता है? जब दो एटम्स को या सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, यानी रगड़ते हैं। यानी कि द चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड बाय रबिंग इट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? और चार्जिंग होता कैसे है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर अनइक्वल हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तभी वो चार्जिंग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। दोनों चीज़ समझ में आ गई। चलो अब हम लेते हैं अलग अलग सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ रगड़ते हैं तो
कौन से सब्सटेंस पे कौन सा चार्ज आएगा इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, यानी कि ग्लास रॉड को किसके साथ रगड़ना है, सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ना है। द ग्लास रॉड डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एन इक्वल निगेटिव चार्ज। जैसे मान लो ठंडी का टाइम आ रहा है, स्वेटर तो पहनोगे ना, कोई ग्लास की रॉड ले लेना, रगड़ लेना शर्ट पे, तो जो ग्लास रॉड होगा ना, वो ग्लास रॉड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो सिल्क क्लॉथ्स होगी वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ग्लास रॉड को किसी भी कागज़ के छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, जब उस पर ऐसे टच करोगे तो उस पर चिपक जाएगा, यानी कि वो बताएगा कि वो रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। क्लियर है? ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्लास रॉड से निकल के कहाँ चले आते हैं, सिल्क। तो इलेक्ट्रॉन निकला है ग्लास रॉड से, तो ग्लास कैसा होगा, पॉजिटिवली। अब इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे आया, इसलिए सिल्क क्लॉथ कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है। फिर सिमिलरली कॉम्ब एक्वायर्स अ निगेटिव चार्ज व्हेन रब्ड विथ ड्राई हेयर्स। जैसे हेयर में हम क्या करते हैं, कंघी को रगड़ते हैं, तो जो कॉम्ब होता है ना वो निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब कि आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन कंघी पे आ जाते हैं। ठीक है, हेयर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, कंघी पे, तो कंघी होगा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तब हेयर कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्लियर है, समझ में आया? इसमें भी कंघी पर जब कागज़ करोगे ना तो कागज़ पे चिपक जाएगा। एग्जाम्पल है कि कैसे भी किसी भी सब्सटेंस को हम चार्जिंग कर लेते हैं या फिर उस पर चार्ज ला देते हैं। समझ में आ गया? अब ये चीज़ पढ़ना है कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जैसे दो चार्जेस को आपस में पास लेके आते हैं या अपोजिट चार्जेस को पास में लेके आते हैं, तो क्या क्या एक्टिविटी होती है, इसको इसमें इस पॉइंट में पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप। ये तो हमने पहले भी देख रखा है, पहला कौन सा, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो सेम चार्जेस होते हैं यानी पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को धक्का देते हैं। देखो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। क्लास की बात करें तो दो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जो थोड़ा सा तेज होते हैं, उनमें आपस में नहीं बनती, क्योंकि वो सेम चार्ज होते हैं, इसीलिए आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे से झगड़ा करके दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक पढ़ाकू बच्चा हो तो उसके साथ क्लास का जो सबसे दुष्ट बालक होता है ना, वही होता है, उसकी दोस्ती बहुत गहरी होती है उसके साथ। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? तो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक चार्जेस पे तो होते ही हैं। चलो भाई आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। हाँ, ये कौन से लाइन बोल दिया भाई? तो भाई होता है ना, एक से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे पे गया तो इलेक्ट्रॉन का खर्च कहाँ हुआ, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ये जो हमने बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो इलेक्ट्रॉन निकला, तीन इलेक्ट्रॉन निकला, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, 1/3 हिस्सा नहीं निकलता, 3/4 हिस्सा नहीं निकलता। तो निकलता कैसे है, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नंबर से इलेक्ट्रॉन्स के होता है ना, इसको ही कहते हैं क्वांटाइजेशन, यानी कि मल्टीपल्स में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इसको ही कहते हैं क्वांटाइज्ड। यानी Q की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, N × E, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया? तो Q = N, स्मॉल q या कैपिटल U आपके ऊपर है किससे डिनोट करना चाहते हो। N क्या है, तो N इंटीग्रल वैल्यू है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है, E क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज दिखाता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम का चार्ज। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज की वैल्यू किस में होगी, निगेटिवली। अच्छा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सेम चार्ज होगा बट उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन पे अगर चार्ज पूछ दे तो वो भी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम ही होगा, बट वो पॉजिटिव नेचर का होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ भाई, चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता, अगर छोड़ दोगे ना तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके अगल बगल का सब्सटेंस कैसा है। अगर सेम नेचर का हुआ तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का होगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, चलो अब इसकी यूनिट को देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ है चार्ज इज कूलाम, जिसको लेटर C से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, चार्ज के SI यूनिट को कूलाम होता है और उसको सिंबल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अदर यूनिट भी हैं जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे। पहला मिली कूलाम, मिली का मतलब ध्यान देना, जब भी मिली शब्द आएगा 10⁻³ याद रख लेना। अगर माइक्रो आया 10⁻6 याद कर लेना। मिली मतलब 10⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻6। तो मिली कूलाम यानी 10⁻³ कूलाम, माइक्रो कूलाम यानी 10⁻6
कूलाम। समझ में आया? क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब जैसा हमने बताया था कि कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होता है। अब उसी के बेसिस पे यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैसे इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, उसके बेसिस पे जो भी हमारे सब्सटेंस है उसको कैटेगराइज किया गया था, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है इंसुलेटर का। देखो इंसुलेटर, इसका मतलब है कि अगर कोई भी एटम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके ऑर्बिट में या फिर आउटर मोस्ट सेल में, सेल की अगर बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसमें इजीली करंट फ्लो करेगा। तो इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट सेल में फ्री नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो इसके डेफिनेशन कैसे दोगे? द सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बिकॉज देयर आर नो फ्री चार्जेस अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दीज मटेरियल्स। यानी कि वो पूरी तरीके से रेसिस्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट किया, यानी कोई करंट उसके अंदर से फ्लो नहीं हो रहा है, उसको ही क्या कहते हैं? इंसुलेटर। एग्जांपल क्या है? जैसे रबर में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहोगे तो उसमें फ्लो नहीं होता, इसलिए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ग्लास में भी नहीं फ्लो होता है और प्लास्टिक में भी फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट सब्सटेंस है कंडक्टर। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, मिलियंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली इसके अंदर फ्लो कर सकता है। द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, दिस इज बिकॉज दीज मटेरियल्स कंटेन्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस, यानी कि जितने ज़्यादा फ्री चार्जेस होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से फ्लो होगा, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं कंडक्टर। जैसे मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं आप देखते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। मोल्टेन सॉल्ट, मोल्टेन यानी कि नमक को हम क्या करते हैं? पानी के घोल में ले लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से साल्ट का मोल्टेन फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पास करती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी आयंस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर की तरह बिहेव करता है सब्सटेंस, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो करंट को फ्लो करने देते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंस है सेमी कंडक्टर्स। अब देखो इसमें कंडक्टर भी नाम है और सेमी मतलब हाफ, यानी हाफ कंडक्टर की तरह बिहेव करे, तो जाहिर सी बात है हाफ इंसुलेटर भी होना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को अपने अंदर से फ्लो होने दे, उस सब्सटेंस को कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जिसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंस है सुपर कंडक्टर। अब देखो इसका नाम ही है सुपर यानी कि सबसे बढ़िया। अब एक चीज़ ये पता होना चाहिए आपको कि सुपर कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, यानी कि इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी कि जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एब्सोल्युटली होगा, यानी पूरी तरीके से अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना चाहते हैं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो होने चाहिए, ऐसे मटेरियल को कहते हैं सुपर कंडक्टर। अब ध्यान देना, नेचर में ऐसे मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करते, उनको सूटेबल इन्वायरमेंट देना पड़ता है जिसके वजह से वो मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे मरकरी जो है 4.2 केल्विन अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही कुछ एलॉय हैं जिनको 125 केल्विन के टेम्परेचर पे अगर मेल्ट किया जाए या फिर गर्म किया जाए तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान देना, इसमें इसके नाम में ही ज़्यादातर चीज़ें छुपी होती हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए उसके पास पोटेंशियल नहीं है, यानी पोटेंशियल का सीधा सीधा संबंध आपके वर्क से है। एक चीज़ ध्यान देना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है और जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इनफाइनाइट, यानी कि कोई एक ऐसी डिस्टेंस जिसको हम मेज़र नहीं करते, उस इनफाइनाइट से अगर यूनिट चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लेके आते हैं
तो ये बताओ चार्ज है तो लेके आएंगे, फोर्स लगाना पड़ेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ वर्क होता है। यानी कि किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी जाहिर सी बात है, अगर हमने डेफिनेशन समझ लिया तो इसी से हम इसके फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने कहा वर्क पर यूनिट टाइम, यानी वर्क को अगर W से रिप्रेजेंट करें और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W/Q, और यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है जूल, JOULE, और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलाम, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलाम, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। आपको ये पता होना चाहिए जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर है, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अब आप ये बताओ कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमने बताया है कि ये होता है वोल्ट, और ये 1 वोल्ट कब आएगा? जब इसके फॉर्मूले में वर्क 1 हो और चार्ज भी 1 हो, यानी कि वर्क अपन चार्ज है ना, दोनों की वैल्यू 1 हो, तभी तो रिजल्टेंट 1 वोल्ट आएगा। अब वर्क 1 होने का मतलब है 1 जूल का वर्क हो, चार्ज 1 का मतलब है 1 कूलाम पर चार्ज हो। यानी कि इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज का 1 वोल्ट तब होता है जब एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में 1 जूल का टोटल वर्क करना पड़े। उसको ही क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया कैसे समझाना है? कि 1 यूनिट चार्ज को, 1 या फिर 1 कूलाम के चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है 1 वोल्ट। ठीक है, इसी को डेफिनेशन के तौर पे लिख देंगे। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे रुपए में रुपया घटाते हैं तो रुपया ही मिलता है, टाइम में टाइम घटाते हैं टाइम मिलता है। अच्छा, डिस्टेंस में डिस्टेंस घटाते हैं तो डिस्टेंस मिलता है। ऐसे ही जब पोटेंशियल में पोटेंशियल को डिफरेंस लेंगे या पोटेंशियल में से पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मान लो कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल लो है, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसका यूनिट भी क्या होगा? इसका भी यूनिट वोल्ट ही होगा। बट इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यानी कि इसमें भी क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, और किसी न किसी चार्ज पे कर रहे हैं, तो इस चार्ज को भी क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सेम, बट दोनों के कहने का तरीका अलग है। तो फॉर्मूला भी सेम आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं, वर्क को W से और चार्ज को Q से, तो V इज इक्वल टू W/Q। ये भी हमारा सेम फॉर्मूला आएगा। इसका भी यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट वोल्ट में ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज के वजह से उसका पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है। लेकिन अगर उस सब्सटेंस के अंदर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो लो होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि व्हेन चार्ज एक्यूमुलेट ऑन एन बॉडी द बॉडी इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल। पोटेंशियल समझ में आ गया। इसका यूज़ करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स में। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अ मेटल वायर, जैसे हम घरों में वायर जो इस्तेमाल करते हैं उसको ही मेटल वायर कहते हैं। तो बेसिकली जो मेटल वायर होता है इसमें प्लस और माइनस दो चार्जेस होते हैं। प्लस चार्ज होता है वो अपना जगह जो है वो देख के किसी एक जगह सेटल हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो रैंडमली इस मेटल के अंदर या फिर उस कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं, और उनके मूवमेंट से ही उस वायर के अंदर क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो इसको देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन कैसे आप आंसर शीट में लिखोगे। अ मेटल वायर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। The positive charge occupy fixed position but the negative charges move throughout the wire randomly, यानी कि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो फ्री होते हैं, और जैसे ही ये मूव करते हैं वैसे ही जो भी कंडक्टर है या फिर मेटल वायर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी मेटल वायर है उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दो, मान लो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ही देखने में लग रहा है ना n इंटू ई, और n इंटू ई को क्या कहते हैं, क्यू होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर फ्लो होते हैं उस फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन के तौर पे बताना चाहोगे तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही आप डेफिनेशन बना के आसानी से लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन को दूसरे भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड, यानी कि अगर पर सेकेंड किसी भी कंडक्टर के अंदर जितने नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसके नंबर को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कोई वायर है उसके अंदर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और टी सेकेंड जो है वो टाइम ले रहा है। ठीक, अगर ये दोनों कंडीशन दिया गया है तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्यू अपॉन टी होगा, जो टोटल करंट होगा वो क्यू अपॉन टी होगा, यानी करंट को आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी दिखाते हैं। कहीं कहीं स्मॉल क्यू भी ले लेता है, कहीं कहीं कैपिटल क्यू भी लेता है, दोनों का मतलब चार्ज से ही है। अब आपको ये भी पता है क्यू की वैल्यू एन इंटू ई होता है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, अपॉन टी, यानी चार्ज का एक नया फार्मूला भी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होती है। तो जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो कूलाम पर सेकंड, और इस कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, हम एम्पियर कहते हैं। तो कूलाम पर सेकंड कह लो या फिर एम्पियर कह लो, ये क्या है, करंट का यूनिट है। अब चूंकि चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बट करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो वायर होता है ना, वायर में इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। अब ये बताओ, एक एटम के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो याद रखिएगा कभी भी प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिधर प्लस चार्ज फ्लो करता है उधर ही कौन फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, या फिर जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्लियर है, यहाँ हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में बता रहे हैं, लेकिन ये हमेशा उसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या होता है। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम चार्ज अपॉन टाइम से मेजर करते हैं, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। अब जब ये बताओ एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर देना है, यानी कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन देना है। एम्पियर को देखिएगा आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना है, एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 1 एम्पियर कब आएगा, जब चार्ज को 1 कूलाम और टाइम को 1 सेकेंड रखें, तभी तो ये आएगा ना। अब जाहिर सी बात है, इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, कहोगे किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, या 1 सी का चार्ज, सी फॉर कूलाम, ठीक है, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसका करंट कितना है, 1 एम्पियर का है। तो करंट कितना है, 1 एम्पियर का है। अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 एम्पियर। यही डेफिनेशन बन जाएगा आपका। अब ध्यान दो, इसके डेफिनेशन को कह सकते हैं, करंट flow through a wire is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flow through it in 1 second। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 एम्पियर होगा।
क्लियर है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट। सपोज दैट ये वायर है और इसके तरफ इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। क्लियर है, अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा यानी ये लो पोटेंशियल है, और इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी यहाँ हाई पोटेंशियल होगा। तो ये लगेगा चार्ज इधर से आया है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो हायर पोटेंशियल से किधर है, लो पोटेंशियल की तरफ, यानी पॉजिटिव एंड से किधर है, निगेटिव एंड की तरफ। लेकिन अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन की तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है कौन है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर बहता है। क्लियर है, चलो नोट कह रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज समटाइम्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये भी तो समझो, चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को चार्ज कहते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि निगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब ध्यान देना, अभी हमने बताया मान लो ये निगेटिव साइड है तो यहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब इधर पॉजिटिव साइड है तो वायर जो होता है वैसे ही तो कनेक्ट होता है। तो निगेटिव से किधर जा रहा है, पॉजिटिव, और निगेटिव क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है। तो लो पोटेंशियल से किधर फ्लो हो रहा है, हाई पोटेंशियल की तरफ, क्या, तो चार्ज। ध्यान दीजिएगा, जो निगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, लेकिन जो करंट होता है वो करंट क्या होता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब एक चीज़ ध्यान दो, जैसे घरों में सर्किट यूज़ करते हैं, जैसे घरों में जो भी वायर वगैरह यूज़ करते हैं ना, बोर्ड से जो भी वायर निकल के हमारे किसी भी ऑपरेटर्स तक जाता है, या फिर यूँ कह लो जितने भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिस वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक जब वायर से कोई भी ऑपरेटर्स अगर आप जोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप याद करो, रजिस्टेंस होता है, स्विच होता है, और फिर बल्ब होता है। सपोज दैट हमने बल्ब को जलाया है तो बल्ब तो होगा ना, तो इन सभी को मिला के क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। तो कहेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, जाहिर सी बात है भाई सोर्स तो चाहिए ना, सेल या फिर बैटरी यूज़ कर लो, अ स्विच, अ रेजिस्टेंस जिसको हम लोड कहते हैं, अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड टुगेदर बाय अ मेटेलिक वायर। जो भी मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं उसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जो कि यहाँ फिगर में आप देख सकते होगे। ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी से हमने क्या किया है, ऐसे स्विच जोड़ा है, स्विच से होते हुए बल्ब जल गया। ठीक है, तो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सिंबल के रूप में हमने उसको ऐसे दिखाया है। अब ये सिंबल आपको समझ में नहीं आएगा, आगे जब समझाएंगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं उनके सिंबल क्या क्या होते हैं, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में वो सिर्फ सिंबल यूज़ किया गया है तो हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं। जैसे सबसे पहला बात आता है इलेक्ट्रिक सेल। जैसे हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं ना, बैटरी नहीं होती है, वो सेल होती है। तो सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। अब ध्यान देना, जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको निगेटिव कहते हैं। तो अगर ऐसा कहीं सिंबल बना हुआ है ऐसा समझ लीजिएगा वो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात हो रही है। अब बहुत सारे सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो उन सभी सेल्स को एक साथ अब सेल ना कह के हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ एक सेल है, एक और सेल है, एक और सेल है, इन सभी के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बहुत सारी सेल को एक पास जोड़ते हैं तो एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, फिर एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है। इस तरह हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। अगला है कनेक्टिंग वायर, यानी कि जब दो वायर आपस में कनेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है जब बीच में ब्रेक ही नहीं होगा तो उसी को कनेक्टिंग वायर बोलेंगे। अगला है कनेक्टिंग वायर ज्वाइंट्स, यानी दो वायर को हम जोड़ना चाहते हैं। सपोज दैट एक वायर है, इसमें दूसरी वायर ज्वाइंट करना चाहते हैं तो बीच में क्या करेंगे, उसको ऐंठन वगैरह बना देते हैं, उसको ही कहते हैं कनेक्टिंग वायर। यानी ऐसा सिंबल लगा है, यहाँ समझ जाइएगा दो वायर आपस में कनेक्टेड है। अगला है प्लग की या फिर स्विच ओपन, यानी कि अगर हम स्विच लगाए हैं तो उसको ओपन, तो ओपन में एक चीज़ याद रखिएगा, बीच में कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए ये ओपन माना जाता है। इसको कहते हैं ओपन की या फिर स्विच। क्लियर है। अगला पॉइंट है
प्लग की, जिसको हम क्लोज स्विच भी कहते हैं, यानी कि बीच में क्या है, बीच में एक बैरियर लगा हुआ है जो करंट को आगे से कनेक्ट करते हुए पास कर दे रहा है। ठीक है, बीच में क्या था, ओपन था, तो ये ओपन स्विच होता था, ये क्लोज स्विच है। क्लियर है। टैपिंग की, टैपिंग का मतलब जो टैप करके कीज़ को ऑन करके सर्किट में करंट फ्लो करते हैं उसको हम कहते हैं टैपिंग की, यानी ऊपर से इसको टच कर देंगे तो ये टैपिंग की तरह काम करेगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगला है अमीटर। देखो करंट को मापने के लिए हमको अमीटर से चाहिए ना, तो अमीटर के लिए हम सिंबल ए का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ याद, इसमें से करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव साइड होगा ना, तो एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड निगेटिव होता है। फिर मिली अमीटर, यानी जब बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट उसमें फ्लो होता हो तो उसको मेजर करने के लिए हम मिली अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको सिंपली स्मॉल एम और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी चूंकि प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करेगा तो इसका भी सिंबल हम यूज़ किए रहेंगे। क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कनेक्टिंग वायर नॉट ज्वाइंट। दो वायर जो है लेकिन ज्वाइंट नहीं है, जैसे एक वायर जा रहा है, इसके ऊपर से दूसरा वायर चला जाए तो ऊपर से गुजारने के लिए थोड़ा सा ऐसे राउंड करके ऐसे लेके जाते हैं तो ये लगता है कि ये उसके ऊपर से गया है, उसके कनेक्टेड नहीं है। इसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर जो कि ज्वाइंट नहीं है। अगला पॉइंट है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर बेसिकली करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है, उसको ही कहता है रजिस्टर, और इसको लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट में जब भी रजिस्टर बनाना है तो वायर में ऐसे जिगजैग पोजीशन अगर लगा देंगे तो उसको ही क्या कहते हैं हम, उसको ही हम रजिस्टर कहते हैं। ऐसे जाएगा सर्किट और ऐसे कनेक्ट होके निकल जाएगा। क्लियर है। वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि ऐसा रजिस्टर जिसके थ्रू हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम कम करंट फ्लो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल रजिस्टर का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। फिर रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर भी एक तरीके से वेरिएबल रजिस्टर की तरह होता है, जिसका सिंबल ऊपर से ऐसे आता है, जिसमें हम रजिस्टर की वैल्यू को भी, रीडिंग को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, उसको रजिस्टर कहते हैं। क्लियर है। ये सर्किट में होने वाले सिंबल आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। वोल्ट मीटर। अब जैसे वोल्टेज, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी मेज़र करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। अब वोल्ट का लेटर वी से इस्तेमाल करते हैं तो वी होगा, ये भी चूंकि हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इसका भी कॉम्बिनेशन आता है, तो इसमें भी प्लस और माइनस का खेल होगा। चलो गैल्वानोमीटर क्या है, तो गैल्वानोमीटर अभी फिलहाल समझ लीजिए, गैल्वानोमीटर के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, था तो मैंने डाल दिया है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, जब बल्ब जलाना हो तो बल्ब में आपने ऐसे फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, बेसिकली वो थोड़ा सा ऐसे बना होता है, ठीक है, एम शेप में, या फिर इसके ऊपर से बल्ब लगा होता है। अगला है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है, जैसे आपने घरों में देखा होगा ना, जब वोल्टेज ज़्यादा आता है तो आप लोग कहते हैं फ्यूज़ वायर उड़ गया। तो फ्यूज़ वायर बेसिकली होता है कुछ ऐसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर, जिसपे ऐसे दो टर्मिनल ऐसे बने होते हैं, फिर एक इधर आके एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और इसी के बीच में एक वायर से कनेक्ट किया गया था जिसको हम फ्यूज़ वायर कहते हैं, जो कुछ ऐसा दिखने वाला होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो ये फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से करंट का फ्लो जो है रुक जाता है, जिसके वजह से घर में कि जितने भी ऑपरेटर्स लगे होते हैं वो बच जाते हैं, जलते नहीं हैं हाई वोल्टेज के कारण। क्लियर है। अब चलो वोल्ट मीटर और अमीटर समझ लेते हैं। देखो अमीटर को हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेजर करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं, अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके जो भी कनेक्शन है वो हम वोल्ट मीटर या फिर अमीटर का कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो जो अमीटर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, अमीटर को हमेशा वायर के साथ लगा देते हैं, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कहने का मतलब है एक के पीछे दूसरे को जोड़ दो, उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो इज कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। पैरेलल कहने का मतलब एक वायर ऐसे जा रहा है तो दूसरा वायर उसके पैरेलल गया होगा। ठीक है, हो सकता है ये पीछे से ऐसे कनेक्टेड हो या फिर बीच में कोई भी बैरियर का इस्तेमाल किया गया हो, उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो अमीटर होता है उसमें करंट फ्लो करते हैं। अब करंट ज़्यादा तभी फ्लो होगा जब उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम होगी, तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो जो अमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी लो होता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। अगर आता है आपको एक नंबर में कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर, तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना।
उसके बाद से ये इसमें सर्किट डायग्राम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे नंबर अच्छे मिलते हैं। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है कि ओम्स लॉ क्या है, कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये अभी तो ऐसे समझ में नहीं आया हुआ ये क्या बोल दिया। सपोज दैट हमारे पास कोई वायर है, ठीक है। अब इस वायर की एक फिजिकल कंडीशन हमको लेनी है कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वायर गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस वायर में हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेंगे, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको ही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आएगा, इसको ही कहते हैं ओम्स लॉ। यानी ओम्स लॉ बेसिकली कहता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर अगर टेम्परेचर हम सेम रख दें, यानी फिजिकल कंडीशन अगर सेम रखते हैं, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है उतना ही ज़्यादा उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। इसको ही कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या चाहिए हमको, कोई कांस्टेंट चाहिए, तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू IR, जहाँ R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं या रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इतना चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान देना, तो फॉर्मूला हमको मिला है V इज इक्वल टू IR, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V इज इक्वल टू IR, क्या यहाँ से I इज इक्वल टू V अपन R कर सकते हैं, देखो R को इधर भेजेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू V अपन R, या फिर R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं V अपन I। देखो R की वैल्यू निकालना है तो I को डिवाइड कर दो तो V अपन I। तो ये तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं ओम के लॉ के अकॉर्डिंग, और आप इसको ईजिली याद कर लो, बहुत बढ़िया चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं, ग्राफ बिटवीन V एंड I। देखो कभी कभी V एंड I के बीच में ग्राफ कहता है, कभी कभी I एंड V के बीच में ग्राफ कहता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ओम्स लॉ है ना, ये वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा कहने का मतलब है, अभी हमने देखा जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। अब ये कोई ज़्यादा, अब ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जितना ज़्यादा किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल भी पैदा होता है, यानी ये उसका उल्टा भी, रिवर्स भी अप्लाई होता है। इसको ही कहते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, या जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा वोल्टेज। तो इन्हीं दोनों के बीच में ग्राफ देखना है। तो जाहिर सी बात है भाई, एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, फिर बढ़ाओगे तो फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ाओगे फिर बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे, समझो। मान लो करंट हमने पाया 1 तो वोल्टेज भी पाएंगे 1, फिर करंट पाया 2 तो वोल्टेज भी पाएंगे 2, फिर करंट पाया 3 वोल्टेज भी पाएंगे 3। तो देखो इनका इंटरेक्शन पॉइंट यहाँ है, फिर इनका इंटरेक्शन पॉइंट यहाँ है, फिर इनका इंटरेक्शन पॉइंट यहाँ है। तो तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींचोगे तो कैसा लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये हमने I और V के बीच में देखा है, ऐसे ही हम V और I के बीच में देख लेंगे, वो भी क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल और करंट होता है ना, वो कैसा मिलता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। क्यों मिलता है, क्योंकि एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके वजह से V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ ओम। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी कांस्टेंट R आया है ना, इस कांस्टेंट R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी करंट वायर के अंदर फ्लो हो रहा होगा उसको रेजिस्ट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा, इसका यही मेन काम है। और इसकी जो यूनिट होती है उसको ही कहते हैं ओम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा लोटा। लोटा आपने देखा होगा ना, उसको उल्टा कर दो, यही होता है। जैसे जल चलाने वाला लोटा होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, इसको ही क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, ओम। रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, ओम। अब क्या रहा है कि इसी का डेफिनेशन बता दो। हमने बताया अभी V इज इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू V अपन I होगा। इसी फॉर्मूले को यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो अब इसमें कहना क्या होगा, देखो, तो ये वोल्टेज और करंट का क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, यानी कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया होगा, कब, जब उसमें करंट फ्लो किए गए होंगे, तो उन दोनों का रेशियो ही क्या बताता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताती है। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर
टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे, जिससे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसको ओम कहते हैं। अब ध्यान दो, अगर ओम का डेफिनेशन बताना है, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है वी की वैल्यू भी बनानी चाहिए और करंट की वैल्यू बनानी चाहिए। वी को वोल्टेज कहते हैं, करंट को एम्पियर कहते हैं। यानी कि अगर किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने से 1 वोल्टेज का पोटेंशियल या 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, ध्यान देने दीजिएगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने से 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है किसी भी वायर में, देन उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1 ओम होती है। उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1 ओम होती है। ये होगा उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन बनाना बिल्कुल आसान है, किसी भी आप यूनिट का डेफिनेशन इजीली बना सकते हो जब उसका फॉर्मूला आपको याद होगा तब। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जिसको देखो ये है ना पाई की तरह ही दिखने वाला है, बट ऐसा सर्कुलर है जिसको हम उल्टा लोटा भी कहते हैं। ठीक है, चलो। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर ऑफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड इज 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है जिसके थ्रू 1 एम्पियर की करंट वायर में फ्लो होती है, उसको भी क्या कहते हैं? 1 ओम। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं आप, अगर किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है ड्यू टू 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1 ओम होती है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो अभी हमने बताया कि रेजिस्टेंस का काम होता है किसी भी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को रजिस्ट करना, यानी रोकने का। अब आप खुद बताओ, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसके अंदर करंट क्या ज़्यादा बहेगा? नहीं, उसके अंदर करंट कम बहेगा। यानी कि मोर रेजिस्टेंस लेस करंट, लेस रेजिस्टेंस मोर करंट, लेस रेजिस्टेंस मोर करंट, मोर करंट लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इन्वर्स का रिलेशन होता है, यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट। वैसे भी देख लो, V इज इक्वल टू होता है IR, यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो V/I। तो ध्यान देना, रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करे? करंट पे भी। तो जितना ज़्यादा करंट उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम करंट उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ये भी फॉर्मूला भी बताता है। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे हमने फॉर्मूला में देखा था V इज इक्वल टू IR, यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालना चाहें तो V/I हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर का डेफिनेशन बना सकते हैं, और जो भी रेजिस्टेंस की क्वालिटी जिस मटेरियल के पास होती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ कह रहा है कि अ रजिस्टर इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे कि एलॉय, एंड इज़ देयर फॉर अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। यानी कि जो रजिस्टर है ना, वो किसी भी मटेरियल की क्वालिटी होती है जो बेसिकली एलॉय का बना होता है। और रजिस्टर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकना, यानी कि रेजिस्टेंस करने का काम होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। यानी कि किसी भी सर्किट से अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट के फ्लो को रोकने का जो काम होता है वो रजिस्टर का काम होता है, मेनली रजिस्टर का काम होता है। उस क्वालिटी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो एक तरीके के प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है। तो देखो, मेनली आपके पास 4 फैक्टर होने चाहिए। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, फिर तीसरा जो है वो मटेरियल, किस मटेरियल का बना है कंडक्टर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इन 4 पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। देखो, जो भी वायर होता है, अगर वायर का लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब करंट के फ्लो को वो रोकेगा। आप खुद सोचो, जैसे आप घरों में बैटरी का इस्तेमाल करते हो और लंबी वायर लेते हो तो करंट जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यानी कि वो करंट के फ्लो को बेसिकली रोकता है। ऐसा नहीं है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, दूर तक जाते जाते वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे अप्लाई करते जाएगा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाती है और बैटरी जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। ये हमारे पास पहले कंडीशन आ गई। दूसरा ये कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये हमने मोटी सी वायर ले लिया, इस मोटी सी वायर का एक सिरा जिससे होके
इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस निकलते हैं, उस एरिया को ही हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि क्रॉस करने वाले एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। जैसे कि जो वायर पतला होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होता है, जो वायर मोटा होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा होता है। तो बेसिकली आपने ये भी देखा होगा कि जो आप कनेक्शन लेते हो घरों में तो मोटी वायर लिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही कम रेजिस्टेंस, यानी करंट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। और वो वायर हीट भी नहीं होता। मोटी वायर जल्दी कहाँ हीट होती है, लेकिन पतली वायर जिसका रेजिस्टेंस पतली वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस हाई होता है। तो जब अपोजिट नेचर होता है तो उसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दूसरी केस हो गई, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, A फॉर एरिया। दोनों अगर इक्वेशन को कंबाइन कर दिया जाए, यानी लेंथ वाला इक्वेशन और एरिया वाला इक्वेशन, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ L और एरिया A के, ठीक है। ये दोनों रिलेशन आ जाता है। यहाँ मिस्टेक हो गया, ये L बना लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो इक्वल ले लेते हैं और L/A होगा, और इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट चाहिए जो हमने रो इस्तेमाल किया। रो क्या है? रो बेसिकली कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल होता है, ये रेजिस्टिविटी होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का, ठीक है। क्योंकि हमने रेजिस्टेंस के जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट किया है, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी मटेरियल का डिफरेंट होता है, यानी कि अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी चेंज होती जाती है। तीसरा पॉइंट है मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। आपने ये देखा कि R बराबर होता है रो इंटू L/A। यहाँ रो क्या था? रेजिस्टिविटी था मटेरियल का। तो ये जो रेजिस्टिविटी है यही डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है और उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, या फिर रेजिस्टिविटी पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली कितना होगा। तो जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल्स। इनफैक्ट रो रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द डिफरेंट मटेरियल, यानी कि जो भी रो की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है। जैसे अगर आपने एलॉय इस्तेमाल किया उसके लिए कुछ और होगा, आयरन के लिए कुछ और होगा, निकिल कोबाल्ट वगैरह जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो आपने देखा था R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकालनी है तो A को मल्टीप्लाई करोगे और L को डिवाइड करोगे, तो बेसिकली रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA/L, ठीक है, जो कि यहाँ पे मिला हुआ है। यानी कि जो भी मटेरियल है उसकी वैल्यू हाई तब होगी जब मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ रो की वैल्यू है RA/L, यानी रेजिस्टिविटी तब हाई होती है जब रेजिस्टेंस हाई होता है, या फिर जब एरिया ज़्यादा होता है तभी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर लेंथ कम है, ये L है, I नहीं है, ये L है, यानी कि अगर आपने कंडक्टिंग मटेरियल का लेंथ ज़्यादा लिया है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? तो R का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी ओम मीटर। यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है या फिर जो भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है उसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ रो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर्स एंड टेम्परेचर ये आगे मैं बताऊंगा कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कौन सा मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है पहले, तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा जो होता है वो टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसको आगे हम देखेंगे। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट और एरिया, ये L है, L और A, ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे, आगे इसको डिस्कस करेंगे। नोट कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए निक्रोम वायर इज 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया। यानी कि अगर हम निक्रोम वायर, ठीक है, या फिर कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, देन जो निक्रोम वायर की रेजिस्टेंस होती है वो 60 टाइम्स ज़्यादा होती है। यानी कि निक्रोम वायर में
करंट जो है वो कम फ्लो करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है। डेफिनीशन ऑफ रो, आपने देखा रो की वैल्यू आर ए अपॉन में क्या हो गया एल, यानी कि अगर हम यूनिट लेंथ का वायर ले लें और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, देन जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वही उस मटेरियल का क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगी, या फिर उसकी वैल्यू 1 ओम मीटर हो जाएगी। क्लियर है। या फिर सिंपली आर की वैल्यू हमने देखा था क्या था, ओम में था, एरिया किस में था, मीटर स्क्वायर में था, और लेंथ किस में था, मीटर में था। अगर इन सभी को 1 यूनिट रख दिया जाए तो जो हमारी रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 1 ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम डेफिनेशन बना लेते हैं। यहाँ कहा जाएगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। कह रहा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, यानी कि अगर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो रेजिस्टिविटी भी रिड्यूस होगी। ये होता है डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर, यानी कि मटेरियल जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नोट में है सर्टेन एलॉयस लाइक नाइक्रोम, मैग्नीशियम, जिसकी रेजिस्टिविटी जो है वो वेरी निग्लेजिबल होती है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये एक्सेप्शन है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच हुज रेजिस्टिविटी इज निग्लेजिबल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आपको याद होना चाहिए निक्रोम और मैग्नीन। अच्छा, अगर मान लो रेजिस्टिविटी आपको पता है तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है ना उसको कंडक्टेंस कहते हैं। ये आपको 11th में पढ़ना है। तो फिलहाल ये याद रख लो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब हमने रेजिस्टिविटी तो जान लिया। अगर मान लो बहुत सारा हमने डिवाइस यूज़ किया है किसी भी सर्किट में, ठीक है, उस सर्किट में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, यही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर। तो देखो दो कॉम्बिनेशन हमने पहले डिस्कस कर रखा है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन था, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो एक रजिस्टर है और दूसरा रजिस्टर है, तो एक का एंड दूसरे के स्टार्ट पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, फिर दूसरे का एंड और तीसरे के स्टार्ट पॉइंट को एक दूसरे में एंड करके रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो जो उसमें करंट फ्लो किया जाता है ना, वो सभी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो होता है वो सेम होता है। लेकिन अगर हमने बैटरी लगाया है तो बैटरी के थ्रू हमने पोटेंशियल दिया होगा, वो पोटेंशियल का बंटवारा हो जाता है, यानी कि जो पहला डिवाइस होगा उसमें जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, बाद वाले में V2 और उसके बाद वाले में V3, लेकिन करंट की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। यानी कि इसको हम फॉर्मूला अगर चाहें तो बना सकते हैं कि जो पहला मटेरियल है यानी पहला जो रजिस्टर है उसका जो वोल्टेज होगा वो I इंटू R1 हो जाएगा, दूसरे के लिए I इंटू R2 हो जाएगा और तीसरे के लिए I इंटू R3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको चूंकि पता है कि वोल्टेज बैटरी के द्वारा हमने V अप्लाई किया है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3 हो जाएगा। अब V1 V2 V3 की वैल्यू को यहाँ से रखेंगे तो फाइनली V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की वैल्यू हमने IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3 रख दिया। I यहाँ से कॉमन किया तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमको एक रिलेशन मिलके आ चुका है, किसके लिए, जो हमने ये सर्किट ऊपर डिस्कस किया है। क्लियर है। अब ये बता दो अगर इस पूरे रेजिस्टेंस को हम सीरीज का रेजिस्टेंस कह दें, वोल्टेज चूँकि हमने V दिया है तो इसके थ्रू यहाँ करंट कितना फ्लो हो करेगा, I, तो बेसिकली V इज इक्वल टू IR होगा। इसी इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन के साथ, जो हमने ये वाला इक्वेशन पाया है, इस वाले इक्वेशन के साथ अगर कंबाइन किया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IRS। तो I से I कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली हमको रिलेशन मिल जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया गया है तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा उन सभी का क्या होगा, सम होगा, यानी कि सभी को सिंपली अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का आ जाएगा। क्लियर है। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बहुत सारे सर्किट का इस्तेमाल करते हैं या फिर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है हर टर्मिनल के लिए सेम होता है, बट वो वोल्टेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब जो टोटल नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंस का सम होता है। क्लियर है।
चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे मान लो हमने 3 रजिस्टर का इस्तेमाल किया है, अभी बताओ तीनों का सम करने पर ही तो नेट रेजिस्टेंस मिला है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा, अगर मान लो सपोज दैट ये R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इससे भी ये क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, बड़ा होता है। टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी कनेक्टेड रजिस्टर इन सीरीज टू ऑब्टेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब आपको पता है ना, तीनों का सम ही नेट रेजिस्टेंस देगा, तो यही तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस का। फिर कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर अक्रॉस दैट रजिस्टर विच हैज़ द हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमने देखा है V = IR, तो रेजिस्टेंस जिस टर्मिनल के थ्रू ज़्यादा होगा उसके थ्रू वोल्टेज भी हमको क्या मिलेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये पॉइंट 3 कह रहा है। अगला है कि अगर मान लो हमने जो ये अलग अलग रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है, ठीक है, अगर n मान लो हमने रजिस्टर इस्तेमाल किया है जिसकी रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि आइडेंटिकल अगर रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, देन RS की वैल्यू हो जाती है, मान लो R + R + R कितने टाइम्स करेंगे, n टाइम्स करेंगे, तो बेसिकली इसको हम लिख देते हैं n × R, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, NR। किसके लिए, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए। रजिस्टर्स इन पैरेलल। सो सबसे पहले हमको सर्किट डायग्राम समझना पड़ेगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस जब एक सर्किट में इस्तेमाल किए गए हों तो कैसे होता है। तो देखो यहाँ बनाया है हमने, एक बैटरी को लिया है और उस बैटरी को हमने ऐड कर दिया है एक टर्मिनल के थ्रू, बट यहाँ से जो है वो 3 वायर ऐसे निकाला है, एक वायर के थ्रू पहला रेजिस्टेंस, दूसरे वायर के थ्रू दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरे वायर के थ्रू तीसरा रेजिस्टेंस। अब अगर हमने 3 रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है तो सबका रजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो पहले के लिए R1, दूसरे के लिए R2 और तीसरे के लिए हमने R3 इस्तेमाल किया है, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, वायर जो है वो कट हुआ है ना, तो 3 जगह होने की वजह से इसमें जो करंट हमने नेट करंट पहले I जो फ्लो किया था, उसके बाद जो करंट होगी, पहले वायर में I1, दूसरे वायर में I2 और तीसरे वायर में I3, यानी करंट भी क्या हो गया, बंटवारा हो गया। बट एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ जो पोटेंशियल होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। यानी यहाँ जो पोटेंशियल होगा V मिलेगा, यहाँ भी जो होगा V मिलेगा, यहाँ भी जो होगा V मिलेगा, ठीक है। और इसके पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा था, वोल्टेज जो है वो बट गया था, करंट सेम था। यहाँ करंट बटेगा, वोल्टेज सेम होगा, किस कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर्किट डायग्राम समझ में आ गया। तो देखो इसमें क्या हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन तब कहेंगे जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस किसके थ्रू, अक्रॉस टर्मिनल के थ्रू अप्लाई हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ये याद रखिएगा। जब 2 तार एक सिंगल तार आने के बाद जब 2 तार निकल जाता है ना, उसको ही कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ ओम लॉ अप्लाई करें तो V = IR होता है। तो पहले रेजिस्टेंस के लिए I1 R1, दूसरे रजिस्टर के लिए I2 R2, तीसरे के लिए I3 R3। अब हमने कहा कि तीनों का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो तीनों का वोल्टेज सेम होगा, यानी I1 R1 = I2 R2 = I3 R3। क्लियर है। लेकिन हमने क्या बोला है कि करंट जो है ना वो बढ़ गया होगा, यानी I1 + I2 + I3 बराबर होगा टोटल I। तो यहाँ कह सकते हैं I = I1 + I2 + I3, यानी तीनों करंट को हमने क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। अब ये बताओ, अगर हम V बराबर लिखे हैं I1 R1, तो यहाँ से अगर हम सिर्फ I1 की वैल्यू निकालना चाहें तो V/R1 कर सकते हैं। इसी का इस्तेमाल करेंगे तो हर I1 I2 I3 के जगह V/R1 V/R2 V/R3 इस्तेमाल करेंगे। अब तीनों जगह से अगर V कॉमन कर लें, ठीक है, अगर तीनों जगह से हम V कॉमन कर लें तो मिलेगा V = 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। क्लियर है। बट हमको ये पता है कि अगर सपोज दैट ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इसके जगह रेजिस्टेंस R आए लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यानी RP आए, तो V = IRP होगा। बस इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया है,
V इज इक्वल टू आई आर पी इस्तेमाल किया है, जैसे कि I बराबर हो जाएगा V अपन आर पी। बस इसी रिलेशन को हमने लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल कर दिया है। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मिलेगा 1 अपान आर पी इज इक्वल टू 1 अपान आर वन प्लस में 1 अपान आर टू प्लस में 1 अपान आर थ्री। क्लियर है? तो यही हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट का। ठीक है, यानी कि अगर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है तो उनका रेसिप्रोकल का जब सम कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है तो फॉर्मूले में सिर्फ 2 इस्तेमाल करेंगे, तीसरा हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि व्हेन 2 रेजिस्टेंस आर पैरेलल इट कैन बी शोन एज 1 अपान आर पी, यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 अपान आर वन प्लस में 1 अपान आर टू। क्लियर है? अच्छा, मान लो हमने इसमें n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है, तो हर जगह क्या होगा, 1 अपान आर वन की जगह 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर टू की जगह 1 अपान आर प्लस डॉट 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 n टाइम्स। तो क्या इसको n इंटू 1 अपान आर कर सकते हैं, तो 1 अपान आर 1 अपान आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 1 अपान आर। ठीक है, तो ये हमारा नया फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, आइडेंटिकल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये बताओ, अगर हम 1 अपान आर की वैल्यू लेते हैं ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू होती है। अगर आर की वैल्यू नीचे की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू जो होती है वो कम आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाती है या कम हो जाती है। यानी कि अगर हमको आर पी यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज़ की वैल्यू अगर हमको हाई चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू अगर हाई चाहिए तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ओवरऑल वैल्यू कम चाहिए तो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हाई रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ आर पी इज स्मॉलर देन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। जाहिर सी बात है, जब इनकी वैल्यू हाई होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि रिलेशन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। टू ऑब्टेन लिस्ट रेजिस्टेंस वी कनेक्ट रजिस्टर इन सीरीज। जाहिर सी बात है, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि 1 अपान आर पी की वैल्यू अगर हाई होगी तो आर पी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है ना, तो पलट के ही तो वैल्यू मिलेगी, तो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यानी कि जब भी लिस्ट रेजिस्टेंस पाना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर हाई रेजिस्टेंस पाना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि सभी रेजिस्टेंस का सम होता है वहाँ पे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये हमने पहले भी बता रखा था, स्टार्टिंग में ही बताया है। फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी कनेक्ट रजिस्टर इन सीरीज, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि वाई डू वी कनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट। देखो, सबसे पहला फायदा होता है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, मान लो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, यानी एक के बाद अगला किया, मान लो पहला ही डिवाइस खराब हो गया तो करंट तो रुक जाएगा ना, आगे करंट जाएगा ही नहीं। यानी कि एक के खराब होने से सारे अप्लायंसेस जो हैं वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सीरीज में नहीं करके पैरेलल में करते हैं। क्यों? पैरेलल में तो करंट बढ़ जाएगा ना। मान लो ये वाला खराब हो गया तो ये तो चलेगा आराम से, क्योंकि इसका करंट अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। और सेपरेटली हम सबको स्विच कर दो, मान लो हमको ये दोनों यूज़ करना है बट इसको नहीं चाहते तो इसमें स्विच लगा दो, इसको बंद कर दो। ये भी एक तरीका है इस्तेमाल करने का, यानी कि ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें ईच कंपोनेंट गेट द रिक्वायर्ड करंट एज करंट डिवाइड्स अप्रॉक्सीमेटली। जैसे मान लो हमने ऐसे डिवाइड यूज़ किया है, यहाँ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो भाई यहाँ करंट की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। यहाँ ज़्यादा वोल्टेज या फिर कम करंट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को एडजस्ट कर दो, वोल्टेज या स्टेबलाइजर लगा दो, जिससे क्या होता है, वोल्टेज जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज या करंट का, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट सीरीज़ में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो सेम होता है किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, अगर हम करंट को फ्लो करते हैं किसी भी सर्किट में तो उसकी अपनी एक रजिस्टिविटी होगी। वो रजिस्टिविटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, जिसके वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। और उस हीटिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए उस रजिस्टर को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि अगर हमको
जो हम वायर में करंट जो फ्लो करते हैं, उस करंट के फ्लो होने से जो हीट जनरेट होता है, वो हीट बेसिकली क्या है, उस रजिस्टर में जो हीट जनरेट हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए उसको कुछ काम करना पड़ता है। उस काम को ही, यानी उस वर्क को ही क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सपोज दैट, मान लो हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी कंडक्टर के थ्रू हमने फ्लो कराया है। अब उसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ जो कि वैल्यू है V। तब हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला W/Q। यहाँ से W इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, VQ। तो वही फार्मूला निकाला गया है। देन जो टोटल वर्क डन होगा, क्यों, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट है उसको ओवरकम करने के लिए कौन आएगा, वर्क डन ही तो आएगा। तो W इज इक्वल टू Q/V। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। इसी Q की वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, तो मिल जाएगा W इज इक्वल टू IT/V। इसको एडजस्ट करेंगे तो VIT हो जाएगा। ठीक है, यानी W बराबर VIT, यानी जो नेट वर्क होता है किसी भी सर्किट के लिए वो क्या होता है, VIT, जहाँ V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, T क्या है टाइम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये I यानी करंट है। इसके पहले जो हमने इस्तेमाल किया था वो L था। ठीक है, वो गलती से I हो गया है, वो L आपने कर लीजिएगा। अब देखो ये हीटिंग इफेक्ट कहाँ हमको देखने को मिलता है, जो आप इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करते हो ना घरों में, उसमें ही हमको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है V इज इक्वल टू IR, और अभी हमने क्या देखा, W इज इक्वल टू VIT। अगर यहाँ से V की वैल्यू IR रखेंगे तो यहाँ IR और IT पहले से मिल जाएगा, तो बेसिकली I² RT हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा I² RT, एक नया फार्मूला निकल जाएगा, यानी कि वर्क को निकालने का एक नया फार्मूला मिलेगा हमको, I² RT। यही याद कर लो, I² RT, W बराबर I² RT। एक क्या मिला है, W बराबर VIT। तो दो फार्मूले हमको मिल चुके हैं। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी H, यानी हमने क्या कहा कि अभी जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगी उसको ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ता है। तो यानी बेसिकली वर्क ही क्या है, हीट में कन्वर्ट हुआ है, या हीट क्या है, वर्क में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि जो वर्क हो रहा है वही क्या है, वो हीट के इफेक्ट को देगा। तो यानी कि जो W बराबर VIT आया था या W बराबर I² RT आया था, ये कुछ और नहीं है, यही हमारा क्या है, हीट। यही इतना ही अमाउंट ऑफ हीट हमको उस वायर के थ्रू मिलने वाली है। तो H बराबर I² RT हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हो हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फिर रजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और जो टेम्परेचर होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी होगी वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी को कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी, यानी कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसी को क्या कहते हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जूल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो यहाँ भी पावर का वही मतलब है, हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी पर यूनिट टाइम वर्क करना पड़ता है, क्या करने के लिए, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए, उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान दीजिएगा, इसको परिभाषा, इसका डेफिनेशन जो है वो आपको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू देना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाई एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। किसके थ्रू, तो करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। देन पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम यानी W/T। यानी पावर को अगर P से रिप्रेजेंट करें तो फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर W/T। ये एक नया फॉर्मूला आएगा। अब आपने W की वैल्यू तो अलग अलग देखी ना, पहला W का W बराबर क्या देखा आपने, तो W बराबर आपने देखा होगा जो मेन फार्मूला क्या था, QV या फिर VIT। फिर दूसरा फार्मूला आपने देखा I² RT। इन दोनों फार्मूले को अगर हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करें तो हमको पहला रिलेशन मिल जाएगा VIT, और दूसरा अगर यहाँ इस्तेमाल करेंगे VIT और अपान में T से T कैंसिल हो जाएगा, पावर की वैल्यू हो जाएगा VI जो कि यहाँ दिया गया है। V की वैल्यू अगर हम IR इस्तेमाल करेंगे तो एक R ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा I² R। ये बन गया आपका एक और पावर का फॉर्मूला। ठीक, अब क्या कर सकते हैं कि हमको ये पता है I बराबर होता है
v अपान r, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो v स्क्वायर अपान r स्क्वायर हो जाएगा इंटू r से r कैंसिल, बेसिकली v स्क्वायर अपान r, ये नया पावर का फॉर्मूला, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो पावर के भी 3 फॉर्मूले मिलते हैं। पहला क्या होता है, पहला आई स्क्वायर अपान r, फिर v स्क्वायर अपान r, फिर वी आई। ठीक है, ये तीनों पावर के फॉर्मूले जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा, आप ये पावर है ना, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वॉट होगा। अब जैसे हमको ये पता है पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए पावर भी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली पावर क्या होता है, द रेट ऑफ विच वर्क इज डन इन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, तो उसको ही क्या कहते हैं, W अपॉन टी। और पावर के 3 अलग अलग फॉर्मूले क्या मिलेंगे, v स्क्वायर अपॉन r, या फिर vi, या फिर आई स्क्वायर r। क्लियर है, तो ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हो गए हैं। अब डेफिनेशन ऑफ 1 वाट क्या होता है, तो डेफिनेशन ऑफ 1 वाट अगर रखना है तो W अपॉन टी कर लो, या फिर जो हमने v स्क्वायर अपॉन r रखा था ना, इसमें भी रख सकते हैं, या फिर जो vi रखा था ना, इसमें भी वैल्यू रखते हैं। सबकी वैल्यू अगर 1 करेंगे तो हमारा 1 वाट का डेफिनेशन ईजिली आ जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमको ये पता है अगर हम सपोज दैट पहले डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज सेड टू बी ऑफ पावर ऑफ 1 वाट इफ इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्यों, क्योंकि P बराबर हमको पता है VI। अगर वोल्ट को 1 रखा जाए, करंट को 1 एम्पियर रखा जाए, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एक अप्लायंस के थ्रू जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 वाट का तब हो सकता है जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने से उसके टर्मिनल्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता हो। क्लियर है, तो ये इसको डेफिनेशन बना देंगे। यहाँ देखो वोल्टेज को हमने 1 वोल्ट रखा है, करंट को हमने 1 एम्पियर का रखा है, देन जो पावर होगा कितना होगा, 1 वाट का होगा। क्लियर है। अच्छा, अब एक अदर यूनिट होता है वॉट का, उसको हम किलो वाट कहते हैं। हमने बताया था कि किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000, तो यहाँ 1000 वाट हो सकता है। 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट। ठीक है, वाट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है पावर का, वाट जो है क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है पावर का। अगला देखते हैं में जो हम बिजली खर्च करते हैं, हम लोग कहते हैं ना 1 यूनिट खर्च हो गया या 10 यूनिट खर्च हो गया, 100 यूनिट खर्च हो गया, तो वो जो यूनिट होता है वो बेसिकली होता क्या है, तो जो वो 1 यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो कुछ और नहीं होता है, वो किलो वाट आवर होता है। ठीक है, जो 1 यूनिट होता है वो किलो वाट आवर होता है, और आप मीटर में देखोगे स्मॉल kWh इस तरह लिखा गया होता है, किलो वाट आवर, K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर आवर्स। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को ही क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, और इसी को हम BOTU के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, BOTU होता क्या है, इसी को 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तो देखो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, सिंपली इसको 1 यूनिट कहते हैं। ये क्या है, कमर्शियल यूनिट है। ठीक, अब देखो किलो का मतलब क्या होता है 1000, वाट का मतलब वाट, और आवर्स को अगर सेकेंड में बदलोगे तो 3600 सेकेंड होता है। तो बेसिकली अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 और वाट सेकेंड हो जाएगा। इस वाट सेकेंड को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो बेसिकली 1 किलो वाट आवर्स जो होता है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होता है, जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं। तो जो 1 यूनिट का इलेक्ट्रिक पावर हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेसिकली 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होता है। समझ में आया? तो ये था हमारे वीडियो का एंड। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएंगी ना तो आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो। मैं डेफिनेटली ये दावा कर सकता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम एक वीडियो सीरीज़ उसमें लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपने इस पर बहुत सारा हमको प्यार दिखाया अपने कमेंट या फिर लाइक्स के थ्रू, तो हम सोच रहे हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, जो बार बार पूछे गए हैं, उसका एक कंपाइलेशन सीरीज़ लेके आएँ, जिससे आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।